तकरीबन 24 सालों तक मेन स्ट्रीम मीडिया में सहाफत और फिर सियासत की राह पर चलते हुए 2014 में एमएलए और फिर 2019 में मेंबर पार्लियामेंट और अवामी मुद्दे पर बेबाकी से लोकसभा में उठने वाली दमदार आवाज। जी हां, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इम्तियाज जलील साहब से। इम्तियाज जलील साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। तो हस्ब रिवायत पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सहाफत से सियासत की राह आपने क्यों इख्तियार की और इसके लिए MIM को ही क्यों चुना? मैंने 24 साल के जर्नलिज्म के मेरे करियर में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत करीब से देखी है, महसूस किया है। क्या दिखता है, क्या बिकता है, ये सब मैंने बहुत करीब से अंदर बैठकर देखा है। इन 24 सालों के अंदर मैंने पत्रकारिता के या जर्नलिज्म के बदलते चेहरे को भी देखा है। 1991 में जब मैं जर्नलिज्म में कदम रखा तो उस वक्त की जर्नलिज्म और 24 साल बाद जब मैं छोड़ा था उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। मुझे मालूम है कि पहले प्राइम टाइम में अगर कोई स्टोरी आती थी किसान की आत्महत्या को लेकर या किसी भी ऐसी ह्यूमन एंगल स्टोरी के ऊपर, तो उस वक्त जो जर्नलिस्ट की जो फीलिंग होती थी कि आज मेरी स्टोरी प्राइम टाइम के अंदर आई है करके, तो जर्नलिस्ट भी बहुत मेहनत करते थे, हमने भी बहुत मेहनत की, कई स्टोरीज इसमें लेके आते थे। लेकिन जब टेलीविजन का एक ऐसा दौर आया जहां पर 8-8 गेस्ट को बिठाया जाता है और एक दूसरे को सिर्फ लड़ाने का काम किया जाता है, तब जर्नलिस्ट जो थे उन्हें यह हुआ कि उनका काम क्लरिकल हो गया कि सिर्फ गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा और जर्नलिज्म आपकी अब खत्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ देंगे जर्नलिज्म करके, तो मैंने छोड़कर अपने शहर औरंगाबाद आया मैं, और औरंगाबाद आकर मैं जर्नलिज्म के बच्चों को पढ़ाना चाहता था मैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्शन का माहौल था, यहाँ पर मुझे पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पता था, मैं अवैसी साहब को बहुत पसंद करता था उनकी बेबाकी के लिए, और एक बात की उनकी तारीफ करता था कि अकेला आदमी भी क्या नहीं कर सकता है। वो अकेले लड़ते रहते थे और मुद्दों के साथ लड़ते थे। ऐसा नहीं है उलूल फुलूल कुछ भी बातें कर देते थे या कुछ ना कुछ तो इस तरह के बयान दे देते थे। जब वो बात करते थे, और मैं आज जब पार्लियामेंट के अंदर गया हूं वखार साहब, तो कितने सारे कट्टर ऑपोजिशन के लोग भी इस बात की तारीफ करते हैं। नहीं कुछ भी हो, जब वो बंदा खड़े रहता है बोलने के लिए तो तर्क और वितर्क के साथ बात करता है, कायदे कानून के हिसाब से उसूल की बात करता है, तो उनके साथ डिबेट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए वो एक आइडल थे, तो मैंने सोचा चलिए अपन भी एक कोशिश करके देखते हैं। 2014 के अंदर एमएलए का इलेक्शन लड़ा और बहुत कठिन ये था कि मेरे सामने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, क्योंकि जिस औरंगाबाद शहर से मैं चुनकर आया वो शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, यानी कि शिवसेना महानगर पालिका उनकी, एमपीज उनके, एमएलएज उनके, तो पूरी सत्ता उनकी होती थी। तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग मुझे देखकर हंसते थे, और कई लोग जो कांग्रेस के खासतौर के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की जो पार्टी, वो लोग मुझ पर ये इल्जाम लगाते थे कि नहीं ये थोड़ी जीतने के लिए थोड़ी आया है, ये भाजपा को और सेना को जिताने के लिए आए हैं करके, इनका काम ही यही है करके, वोट काटने का काम है करके। और मैं लोगों को कहता था कि इनको जवाब नहीं देना, जवाब इलेक्शन के दिन देना। और इलेक्शन के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुंह पे हमने ऐसा तमाचा रसीद करके दिया था कि अगर अपनी क़यादत अगर तुम चाहते हो तो तुमको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, एक बार मुत्तहिद होना पड़ेगा। और जब वो मुत्तहिद हुए तो 2014 का एमएलए का इलेक्शन लड़ा और कोई तजुर्बा नहीं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर खान साहब बड़ी खुशी होती है, बड़ा फख्र होता है मुझे कि पूरे महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महज एक मुसलमान चुनकर आता है, और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। न कांग्रेस का कोई चुनकर आता है, न राष्ट्रवादी का, न समाजवादी पार्टी का, कोई चुनकर नहीं आते हैं। सेना भाजपा तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है, लेकिन ये अगर एक आध का टिकट दे भी देते हैं तो इन्हें जिताकर नहीं लेके आते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर मुसलमान अपनी जमीन से अगर उठकर खड़ा रहेगा और अपनी क़यादत को जिंदा करेगा तो इनके लिए बहुत तकलीफ होंगी। चलिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि लोकसभा चुनाव में 2019 में आपने 4 बार के एमपी चंद्रकांत खैरे को हराया, ये जीत कैसे मिल पाई आपको? देखिए विखार साहब, मैं औरंगाबाद की जनता का बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां पर पूरे मुल्क में जब मोदी लहर चल रही थी कि मोदी 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 चल रहे थे, तो मेरे शहर के अंदर MIM चल रहे थे। उसकी वजह यह है कि 5 साल जब मैं एमएलए रहा तो लोगों ने देखा कि जो एमएलए जब MIM का चुनकर आया तो मीडिया वालों ने और ऑपोजिशन वालों ने इतना बऊ बनाया था कि ये मुसलमानों की शिवसेना है, ये कट्टर जमात है। लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये एमएलए तो हमारे सड़क के लिए मेहनत कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छे पानी के लिए मेहनत कर रहा है, हमारे साफ सफाई के बारे में बात कर रहा है और सबके लिए बात कर रहा है, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं, ये पार्टी
को बदनाम करने के लिए, कैंडिडेट को बदनाम करने के लिए और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह किया जाता है। तो 2019 के अंदर जब मेरा मुकाबला शिवसेना के साथ हुआ तो एक बहुत बड़े शिवसेना के नेता है, 20 सालों से उनकी हुकूमत यहां पर थी, उनको हराना कोई मामूली बात नहीं था। लेकिन अगर मैं आज ये कहूं कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीता है तो महज मुसलमानों के वोटों के ऊपर जीता है, तो ऐसा नहीं है विखार साहब। आज इतना एजुकेटेड क्लास, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उन्होंने ये तय किए थे कि नहीं, हम इस बार इम्तियाज जलील को ही वोट देंगे। तो शिवसेना वाले जब जाते थे अपने मोहल्लों के अंदर प्रचार करने के लिए कि तुमको खान चाहिए या बाण चाहिए, यानी कि खान मुझे बताते थे और बाण उनकी निशानी होती है जो धनुष्य बाण जिसे उनकी शिवसेना की निशानी है, तो वो जाकर कहते थे कि तुमको खान चाहिए या बाण चाहिए, तो लोग कहते थे कि नहीं, अतः हमको बाण बहुत हो गया है, एक बार खान को भी हम ट्राई करेंगे करके। चलिए एक बार खान को भी ट्राई करेंगे और आपको उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचा भी दिया। अब जरा आप शिफ्ट करते हैं, बिहार में इंतखाबी जंग जोरों पर है और बिहार में आपकी पार्टी को अब अलायंस के साथ, आपकी पार्टी है, 6 पार्टियां उसमें साथ में है, लेकिन सबसे अहम सवाल हमारा यह है कि बीएसपी के साथ जो सफबंदी हुई है, क्या यह बिहार से आगे भी इंतखाबात में जारी रहेगा? जी देखिए, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा, अगर उनकी बातें, हमारी बातें, सब अलायंस पार्टनर्स की बातें अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अगर समझौता होता है तो क्यों नहीं किया जाएगा। देखिए, दुर्भाग्यवश बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, इस मुल्क के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने यह समझा है कि सत्ता का जो खेल है, एक कुर्सी होती है और उसके अतराफ में लोग घूमते हैं, म्यूजिकल चेयर जिसे कहते हैं। तो ऐसा था कि एक बार भाजपा बैठेगी, फिर कांग्रेस बैठेगी, वही लोग आपस में खेलते थे, तो तीसरे को आने का मौका ही नहीं दिया जाता था उसके अंदर। एक बार तुम बैठो, और हमारी तो यह सोच थी कि कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है उसमें। मतलब कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कौम को बेवकूफ बनाते आई है और भाजपा कहती है कि नहीं, ये तो हमारे सामने के दुश्मन है करके। तो जब एक तीसरा ऑल्टरनेट फोर्स तैयार होता है तो यकीनन एक ऑल्टरनेट लोगों को मिलता है कि नहीं, मुझे भाजपा भी नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस भी नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं, वो तबकात जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। खान साहब, आप भी मानेंगे, ये सेक्युलरिज्म शब्द से आज हमको नफरत हो गई है, और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को नफरत इसलिए हो गई है कि इसी सेक्युलरिज्म के शब्द को इस्तेमाल करते हुए पिछले 70 सालों से पूरी मुस्लिम कौम को राजनीतिक मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया है। देखिए, सेक्युलर पार्टी को वोट करना है। अगर मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर सही मानों में कोई सेक्युलर है तो वो मुसलमान है, वरना 70 सालों से वो अपने नुमाइंदे खड़े करते, अपनी पार्टियां बनाते और अपने नुमाइंदों को हराते जिताते। हमने नहीं किया है। हमने कभी भी, हमने सोच के ये किया कि नहीं, हमारा लीडर लालू प्रसाद होगा, हमारा लीडर शरद पवार होगा, लेकिन हमारा अब तो लीडर एमआईएम पर भी यही इल्जाम लग रहा है कि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो फिरका वाराना लाइन पर अपनी सियासत करती है। जिनको ऐसा लगता है कि यार ये मुसलमानों की राजनीति अवैसी साहब कैसा कर रहे हैं, ये कौम तो हमारी जागीर है ना। हमने तो 70 साल से इनका ठेका लेके रखा है कि हर 5 साल के बाद इस कौम के पास जाएंगे। हम हर 5 साल के अंदर, 1 साल में एक दिन, जब रमजान का दिन आएगा तो इनके किसी मुसलमान लीडर को पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमको बुलाओ, फिर नमाज की टोपी पहनेंगे, फिर गले में कोई मफलर डाला जाएगा, फिर एक मुसलमान साहब खजूर खिलाएंगे और उसकी तस्वीरें पूरी आएगी। ये सियासत हुआ करती थी। लेकिन जब मेरी बस्तियों के अंदर जाना होता था, जब हम ये कहते थे कि हमारे बस्तियों के अंदर हम स्कूल खोले, हमारे बस्तियों के अंदर आप हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए कॉलेजेस खोले, तो वो पुलिस स्टेशन खोलते थे वहां पर। तो हमारे हक की जब हम बात करते थे, ये कभी नहीं आते थे। 5 साल के अंदर इलेक्शन के वक्त में आओ, रमजान में एक दिन अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए किसी मुल्ला को पकड़ लो, उसका फोटो खिंचवाने के लिए। आप देखिएगा, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिएगा, इनकी सियासत सिर्फ, इसका मतलब यही था, आपके कौम से कोई लेना देना नहीं था। आज बिहार के अंदर हम जा रहे हैं, मैं जब 5 साल पहले वहां पे प्रचार करने के लिए गया था तो मुझे अवैसी साहब ने कहा था कि बहुत गुर्बत है उस एरिया के अंदर। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि कैसी गुर्बत होगी, कितनी होगी करके। वहां जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ था कि यह भारत देश का ही एक हिस्सा है कि जहां पर ऐसी गुर्बत की आप तस्वर नहीं कर सकते हैं, इतनी गरीबी आप तस्वर नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि हमको सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर ये वोट लेते गए, लेकिन वोट लेने के बाद कभी उन बस्तियों के अंदर फटके नहीं है। मैं अगर 2014 के बाद 19 के अंदर अगर चुनकर आया हूं तो मैं ये देखता नहीं हूं कि किस इलाके के अंदर किस धर्म और किस मजहब के लोग रहते हैं। जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका भी साथ देता हूं, और जिन्हें नहीं दिया है उनको, जिन्होंने वोट नहीं दिया आप उनका भी साथ देते हैं। एक सवाल यहां पर यह भी अहम है कि आपके इत्तेहाद में बिहार में ऐसा चेहरा भी है जिसे आपने सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया है। कुछ सालों पहले तक वो वजीर आजम के साथ वजारत में भी शामिल थे, फिर वो वहां से अलग होते हैं, एनडीए से अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, एनडीए में जाने की बात आती है, फिर बात ही पता चलती है कि वो एमआईएम के साथ आ गए हैं। तो कितना भरोसा किया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा पर? मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन छोटा सा हमें यहां पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। इम्तियाज़ साहब, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम जल्द हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना था कि उपेंद्र कुशवाहा पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेजी के साथ उन्होंने अलायंस बदला, पार्टी बदली और अब आपके इत्तेहाद में शामिल हैं, कितना भरोसा किया जा सकता है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद नतायज के बाद पर? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं इस सवाल से कि मतलब कुशवाहा साहब हमारे साथ क्या आ गए हैं कि पूरी बिहार के अंदर इस तरह का एक भूचाल सा आ गया है। मैं ये सवाल बिहार की जनता से यह पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार साहब के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साहब तो पिछले इलेक्शन के अंदर अपने बद के ऊपर लड़े थे, लेकिन बाद में मोदी जी के गोद में जाकर चले गए थे उसमें। यानी कि आप अगर करें तो वो सब जायज है, आप उनके साथ चले गए। फिर आरजेडी जो है वो कभी कांग्रेस के साथ रहती है, कभी अलग निकल जाती है, फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, ये सब चलता है। लेकिन अगर आज हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में अगर साथ में आ रहे हैं तो जनता तय करेगी ये कि कुशवाहा साहब के ऊपर कितना विश्वास किया जाए, अवैसी साहब के ऊपर कितना विश्वास किया जाए, नीतीश कुमार साहब के ऊपर कितना विश्वास किया जाए, या लालू साहब के ऊपर कितना विश्वास किया जाए। ये जनता तय करेगी, और हम समझते हैं कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि बिहार का ये जो मॉडल है ये दूसरे राज्यों के अंदर भी हुआ तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज जो म्यूजिकल चेयर पिछले 70 सालों से खेलते आ रहे हैं उनकी कुर्सी के ऊपर कोई और भी जाकर बैठ सकता है, और बैठने वाला है, बैठने वाला। यूडीएसएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, ये आपके इत्तेहाद का नाम है। तो यूडीएसएफ किन अहम या बड़े मुद्दों के साथ इंतखाबी मैदान में जाएगी? देखिए साहब, मैं कल आप ही के प्रोग्राम के अंदर था, और आप ही के प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता थे डॉक्टर नवल साहब करके, वो कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हमने सभी समाजों को साथ में लेकर गए हैं करके। किस विकास की बात करते हैं साहब? 15 साल आप राष्ट्रीय जनता दल थे, आप नीतीश कुमार साहब 15 सालों तक थे, लेकिन विकास साहब क्या आपको यह हकीकत नहीं मालूम है कि आज बिहार का नौजवान, बिहार का लड़का जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे राज्य में आता है। महाराष्ट्र के अंदर हजारों में नहीं लाखों की तादाद के अंदर ये लोग यहां पर आते हैं, और इस कोरोना के पीरियड के दौरान जब हमने इन लोगों से बात की थी कि क्या वजह है कि इतनी सारी तादाद के अंदर, क्योंकि ये पहली मर्तबा ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर नौजवान बिहार का यहां पर आता है या दूसरे मुकामात पर जाता है, बड़े बड़े शहरों के अंदर रोजगार के लिए जाता है। तो क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि वहां पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था या एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और जानबूझकर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जिस दिन ये वहां का डेवलपमेंट कर डालेंगे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इनकी सियासत ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जहां पर ये अपने रोजगार के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज लगा देंगे, वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खड़े कर डालेंगे, इनकी सियासत खत्म। तो जानबूझकर ये लोगों को पिछड़ा छोड़ना चाहते हैं, इसी का नतीजा है। आज ये बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम विकास का, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज आपके इस चैनल के जरिए कर रहा हूं कि नीतीश कुमार साहब, लालू प्रसाद यादव साहब, एक मर्तबा किशनगंज आप हमारे साथ चलिए या हमको बोलिए कि आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुमको कि क्या विकास मैंने किया हूं करके। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा, वहां की जनता से यह पूछना चाहूंगा कि अगर वो आकर हमको यह दिखाए कि देखो मैंने यहां पर यह काम किया है, मैंने देखो सड़कें कितनी अच्छी बनाई है, वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने अच्छे बनाए हैं, वहां पर
हर चीज डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज कितने हैं करके अगर आप वो दिखा देते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके स्टेज के ऊपर खड़े रहकर कहेंगे कि नहीं, हमसे गलती हुई है, इनका साथ दो करके। चलिए, लेकिन तो आप मैं दिखा इसी से नहीं सवाल सकते। मैं तो आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ नहीं, आप अपने साथ बुलाइए हमको, हम आएंगे। क्या इम्तियाज जलील भी इलेक्शन कैंपेन करेंगे बिहार में? जी यकीनन, मेरी तो बड़ी ये है, क्योंकि मैंने खान साहब, मैं 5 साल पहले जब गया था और जब मैं वापस आया तो मैं बहुत सारे लोगों को एक बात कहता हूं कि मुझे उस इलाके में जाकर एक एहसास हुआ था कि ये भी मेरे एक देश का हिस्सा है, कि जहां पर मैंने हमारी बहनों को सिर्फ लहंगे के अंदर अपने जिस्म को कवर करते हुए देखा है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जब बस्तियों में से निकलते हैं तो 50 बच्चे होंगे अगर छोटे छोटे, तो उसमें से 5 बच्चे आपको ढूंढकर निकालना पड़ेगा जो चड्डी के साथ शर्ट भी पहने हुए हैं, वरना उनका ऊपर का जिस्म खुला है। क्यों है ये इतनी गरीबी, क्यों है इतनी गुर्बत, ये कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जवाबदेही देना पड़ेगा। और हम जब बोलते हैं तो हमको फिरका परस्त नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अवैसी साहब बहुत तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। ये इम्तियाज जलील भी जो आया है ये बहुत तीखा बोलता है। हम वहां पर आपको गजलें सुनाने के लिए नहीं आने वाले हैं, हम आपको गीत या संगीत सुनाने के या मौसीकी करने के लिए नहीं आने वाले, हम आपको सच का आईना दिखाने के लिए। और जब सच का आईना दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये बहुत कट्टर है, ये फिरका परस्त जमात है, ये मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अरे 70 सालों तक यही वो मुसलमान था जो तुम्हारे को आगे बढ़ाया है और खुद इतना पीछे रह गया है कि आज तुम्हारे में और हमारी कौम के अंदर इतना अंतर हो गया है। तो आज हाँ, हम बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, और उनको अपना हक दिलाने के लिए अगर इनका सच का पलीदा अगर हमें खोलना है तो हम खोलेंगे जनता के सामने। और ये वो जमात है वकार साहब जो डरती नहीं है, अपनी जबान चलाने से डरती नहीं है। आपने देखे हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, तो इम्तियाज जलील खुद भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये इंतखाब एक जंग है तो MIM या UDSF का इस जंग में मुकाबला यानी टक्कर किससे है? हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से है जिनके बारे में हम पूरे यकीन और दावे के साथ ये कहते हैं कि ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर तो बहला फुसलाकर अपना वोट ले लेते हैं, लेकिन थोक भाव में होलसेल के अंदर जब ये चुनकर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। और इसके उदाहरण है, आपको अनगिनत ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स हम देंगे कि जहां पर ये चुनकर आए कांग्रेस के नाम के ऊपर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसमें राजस्थान के अंदर देखिएगा क्या हुआ है, पिछली बारी के अंदर देखिएगा कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर मुसलमान, नीतीश कुमार साहब की अभी भी वो तस्वीर चलती है जब साहब ने है तो टोपी पहनकर बैठे हुए, मुसलमान उसी से बड़ा खुश हो जाता है, अरे नीतीश जी ने अपनी टोपी पहने हैं। एक दिन ये टोपी पहनते हैं और 5 साल ये लोगों को टोपियां पिनाने का काम करते हैं। यही काम महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब करते हैं, यही काम राहुल गांधी साहब करते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से है या अजीम इत्तेहाद से है कि मुसलमान कि हमने इनको टोपी पहनी। जी सभी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि हमको आज भी ये खतरा सताता है कि ये लोग सिर्फ महज इलेक्शन के नाम के ऊपर ये अलग अलग महाज के ऊपर आएंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ये बीजेपी के गोद में जाकर बैठने वाले हैं। ये आज आप लिख कर ले लीजिएगा। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि ये अलग अलग, सिर्फ आप ये बताइएगा तो यही पे सवाल है छोटा सा हमारा, चिराग पासवान की LJP ने JDU के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। मतलब NDA में LJP की चाल अलग है, क्या MIM इस चाल के बारे में कुछ कहना चाहेगी? जी MIM को कहने का नहीं है, लोग ये समझते हैं कि अब जनता बहुत बेवकूफ हो गई है करके। हम जनता को पहले जैसा बेवकूफ बनाते थे अभी भी बेवकूफ बनाएंगे। यानी कि आप देखिएगा कि गणित कैसा बिठाया जा रहा है कि रामविलास पासवान साहब की मरहूम उनकी पार्टी कहती है कि नहीं हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा कहता है कि हम नीतीश कुमार साहब के साथ जाएंगे। अब मतलब यह है कि इलेक्शन के हद तक उनको मालूम है कि नीतीश कुमार ने है तो धोखा दिया मुसलमानों को, तो अब इनको आगे किया जा रहा है कि जाओ तुम जाओ मुसलमानों के, और ये जाकर प्रचार करेंगे कि देखो हम तो नहीं है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार भरोसे वाला नहीं है। लेकिन आज आपको लिख कर देता हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर नीतीश कुमार, ये रामविलास पासवान, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक साथ मिलकर आएंगे और जब वक्त पड़ेगा सीटें कम होंगी तो लालू जी के साथ भी सौदा किया जाएगा कि अभी जेल में है, कल उनको बेल मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां पर अहम है, एग्रीकल्चर बिलों के खिलाफ मुल्क के कई सियासतों में, अब तो मतलब वो बिल नहीं कानून बन गए कई रियासतों में, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन में ये एक मुद्दा है?
जी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम लोगों को ये बता रहे हैं, हमने पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर इसकी मुखालिफत की है। वजह इसकी यही है कि आज किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो सरकार के बहकावे में आकर ये कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि नहीं तुमको फायदा होगा। अरे 70 सालों से मैं जिस राज्य से आता हूं, या बिहार जैसे राज्य है, या पंजाब हरियाणा जैसे राज्य है, आज किसानों की क्या हालत है। मतलब ये कि ये मुद्दा होगा, ये मुद्दा होगा बिहार इलेक्शन में। फाइनेंस करने वाले, फंड करने थोड़ा वाले, वक्त की कमी है, सवाल बहुत है आपके लिए। इन दिनों रेप जैसा जुर्म तेजी से बढ़ता जा रहा है, खवातीन की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैंने इस मुद्दे के ऊपर हमने भी बहुत पुरजोर यहां पर एहतजाज किया कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हमारी बहन के साथ हुआ है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता है। और अगर हम अपने आप को इंसान समझते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा आपको गौर करना पड़ेगा कि एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है और वहां की सरकार, यानी कि जब पुलिस लेके जाके उसे रातों रात उसको जला दिया जाता है परिवार से दूर रखकर, तो आज से सोचिएगा कि क्या हम इंसान हैं या वहशी दरिंदे बन गए हैं। वो बलात्कारियों से हटकर ये पुलिस वाले कैसे हो सकते हैं जिन्होंने, एक ने बलात्कार किया और दूसरों ने उनके परिवार के सामने उनको जानते हुए कि मेरी बच्ची का ये हुआ है, कम से कम उसको इज्जत के साथ अगर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। टीआरपी को लेकर चर्चा खूब है आजकल, उस पर बहस हो रही है, लेकिन चूंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप एक सहाफी रहे हैं तकरीबन 24 सालों तक, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये पहले से ही जानता था कि ये टीआरपी को फर्ज किया जाता है। टीआरपी के रेटिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स हासिल करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और मैं उम्मीद करूंगा है कि महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई पुलिस इसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से अगर इसकी छानबीन करती है तो यकीनन वो चैनल जो पिछले 2 महीनों से न किसानों के बारे में बात कर रहे थे, न बलात्कार के बारे में बात कर रहे थे, न गरीबी के बारे में बात कर रहे थे, न बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे, एक एजेंडा के तहत, यही वो लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म के नाम के ऊपर ये काला धब्बा है। मैं समझता हूं कि इनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जनता ने भी इनको सबक सिखाना चाहिए कि ऐसे वक्त के अंदर जब मुल्क के अंदर बेरोजगारी थी, जब इतने सारे मसले थे, तो ये सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, अरे था, पुलिस का सक्षम थी महाराष्ट्र की उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, चाइना के बारे में कोई डिस्कशन ना हो, इसके बारे में ये सब जो है एक प्लान तरीके से किया जाता है। एक और सवाल है से जुड़ा है कि कोरोना के दौर में दलाली करने वाले वो कोरोना के दौर में एक खास तबके को निशाना बनाए जाने की शिकायत पर कई अदालतों ने रिमार्क्स किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी जेर समाअत है, इस पर क्या कहेंगे? जब मैंने ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी उठाई थी कि किस तरह से जब पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस फैल चुका था तो हिंदुस्तान के अंदर आते आते ये कोरोना को मुसलमान और हिंदू के नाम के ऊपर बना दिया गया था। कहा गया था कि ये मुसलमानों ने लाया हुआ है, तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, लेकिन अदालतों ने इसके खिलाफ गए और कहा कि ये गलत बात है करके। लेकिन एक बात मैं मुसलमानों को जो सलाम करता हूं, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, जो 2 काम तबलीग करती थी वही काम मुसलमानों ने सड़क के ऊपर आकर किया। तो जो दूसरे कौम के लोग थे जो सोचते थे कि अरे इनके ऊपर तो हम इल्जाम लगा रहे थे कि इन्होंने लेकर आए, लेकिन आज मुझे आसरा इन लोगों ने दिया, खाना इन लोगों ने खिलाया, मुझे गाड़ियां रोक रोक कर उन्होंने पानी पूछा, किसी ने जूस दिया, किसी ने खाना दिया, किसी का पेट भरा था तो कहा कि नहीं ये पैकेट लेकर जाओ। तो दावत का काम अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो ये कौम ने इस पूरे कोरोना के पीरियड के दौरान किया। और जो लोग तुमको नफरत की नजर से देखते थे उनको तुमने मोहब्बत से उनका दिल जीतने का काम। एक सवाल है, अब कुछ सवाल आपके अब जाती जो शगफ है उससे करना चाहूंगा कि आप सहाफत में थे, सियासत में आए, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा सिर्फ आप हैं जो एमआईएम के दूसरे सांसद हैं। सवाल यहां पर यह है कि एमआईएम पार्टी में नंबर 2 पर कौन लीडर है? देखिए, पार्टी के अंदर सिर्फ 2 ही लीडर्स है, असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब। सब हमारे जैसे तो लोग जो है वो छोटे से कार्यकर्ता है। हम उनकी जो मकसद है, उनके जो इरादे हैं, बस उसको आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। मैं भले ही एमपी होऊंगा, लेकिन मैं आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता समझकर मेरी तरफ से जितना हो सकता है और असद साहब का जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाने, उसको ताकत देने का बस हम काम करते हैं।
चलिए, फुर्सत के लम्हात सियासत में शायद कम मिलते हो, लेकिन अगर मिलते हैं तो इम्तियाज जलील को क्या करना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन सियासत में आने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि फुर्सत के लम्हात वाकई में बहुत कम मिलते हैं। मतलब मैं आज एक पीरियड था कि मैं हफ्ते में एक आध मरतबा फैमिली के साथ कहीं बाहर जाता था, बच्चों को मैं खाना खिलाने के लिए होटल लेकर जाता था, लेकिन आज ऐसे मौके मिलते नहीं है। इसका कहीं ना कहीं एक ये होता है, लेकिन पहले ये था कि मेरा अपना परिवार, मतलब मेरी माँ, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं इनको परिवार समझता था। अब मैं ये समझता हूं कि मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा परिवार है, तो उनकी तकलीफ, उनकी हंसी खुशी के अंदर शामिल होना, मैं ये समझता हूं कि ये मेरा एक अहम फरीजा है, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता हूं। जी, सियासत की राह पर इम्तियाज जलील कहां तक जाना चाहते हैं? तब देखिए, मैं ये समझता हूं, लोग मुझसे ये कहते हैं कि अगले 5 साल भी आपको लड़ना है, आप जीतेंगे, निकालेंगे। मैं लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूं कि सिर्फ इतनी दुआ करना कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ 4 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है, एक उम्मीद के साथ, एक यकीन के साथ कि नहीं, ये बंदा हमारे लिए खड़े रहेगा, हमारे काम आएगा, हम इसके ऊपर यकीन और भरोसा करके इसको वोट दे रहे हैं, तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि 5 साल वो यकीन लोगों का टूटे ना, बस इसके लिए दुआ करना। देखिए, आगे के हालात, वक्त, कल किसका है, कैसा होगा, ये किसी ने नहीं जाना है। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मेरे 5 साल अच्छे गुजरे थे, तो उसी का नतीजा था कि दोबारा 5 साल लोगों ने चुनकर दिया। अब ये 5 साल अगर अच्छे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर 5 साल अच्छे नहीं जाएंगे, मैं लोगों के यकीन और भरोसे के ऊपर खड़ा नहीं उतरूंगा, तो लोग खुद कहेंगे कि नहीं, अब आप नहीं, अब किसी और को। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 5 साल तक लोगों की खिदमत करते रहे। आने वाला कल कैसा होगा ये किसी ने देखा नहीं, कोई जानता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में अपना वक्त देने के लिए, और हमारे भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आदाब।